युग उस आदमी के चेहरे पर टॉर्च मारते हुए कहता है, कौन हो तुम? टॉर्च की रोशनी से उस आदमी की आंखें चौंधी आ जाती हैं। वो अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लेता है। उस आदमी ने अपने एक हाथ में देशी शराब की बोतल पकड़ी हुई थी जिसमें चावल की बनी हुई दारू रखी हुई थी। युग को अभी भी उस आदमी का चेहरा नहीं दिख पाया था। युग फिर उस आदमी से पूछता है, बोलो कौन हो तुम? जब वो आदमी अपने चेहरे पर से हाथ हटाता है तो युग देखता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रोंकामुचा गांव का सरपंच रतनपाली था। रतनपाली की लाल लाल आंखें ये साफ बयां कर रही थी कि उसने हद से ज्यादा शराब पीकर रखी हुई थी। युग रतनपाली को देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, रतन अंकल आप? पहले तो रतनपाली युग को पहचान नहीं पाता है, पर जब उसके नजदीक जाकर उसका चेहरा देखता है तो उसे पहचान जाता है और नशे में लड़खड़ाती हुई जुबान से कहता है, तुम युग ही हो ना, लेखक बाबू के बेटे? युग जवाब देता है, हाँ अंकल मैं युग ही हूँ, लेखक बाबू का बेटा। रतनपाली अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, अच्छा ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम मुझे जानते हो, वरना अनजान लोगों से बात करने में हिचकिचाहट होती है कि नहीं तुम ही बताओ। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं ना? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो रोक दो मुझे। युग कुछ जवाब नहीं देता है। वो समझ गया था कि ये रतनपाली नहीं उसके अंदर की शराब बोल रही थी जो उसके मुंह से बस बकबक करवा रही थी और कुछ नहीं। रतनपाली युग को उंगली दिखाते हुए कहता है, तुम यहाँ पर इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे हो? वो भी अकेले? मेले में नहीं गए क्या? इतना बड़ा मेला लगा है हमारे गांव में। युग फटाक से जवाब देता है, अंकल जी वहीं से तो आ रहा था बस यामिनी को छोड़। युग ने इतना कहा ही था कि उसे याद आता है कि यामिनी के बारे में रतनपाली को कुछ भी बताना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो बात को घुमाते हुए कहता है, अंकल जी मैं मेले से ही आ रहा था कि आपकी आवाज सुनाई दी तो रुक गया। बात को बदलने के लिए युग रतनपाली से ही सवाल पूछ लेता है, वैसे अंकल जी आप यहाँ पर क्या करने आए हैं, वो भी इतनी रात को? रतनपाली फुसफुसाते हुए धीरे से कहता है, मैं यक्षिणी से बदला लेने आया हूं। युग हैरानी के साथ पूछता है, बदला? पर किस बात का अंकल जी? रतनपाली चिढ़ते हुए कहता है, किस बात का बदला? ये भी कोई सवाल हुआ क्या? उस यक्षिणी ने मेरे बेटे को मारा था तो बदला तो लेना ही पड़ेगा ना। क्या तुम नहीं लेना चाहते यक्षिणी से बदला अपने पापा की मौत का? लेखक बाबू को भी तो उस यक्षिणी ने ही मारा था ना। रतनपाली युग के अंदर यक्षिणी के खिलाफ आग भरना शुरू कर देता है। युग कुछ जवाब नहीं देता है। वो जानता था रतनपाली नशे में है इसलिए कुछ भी बड़बड़ा रहा है, पर सच तो ये भी था कि पहले यक्षिणी को लेकर उसके अंदर भी बहुत नफरत भरी हुई थी, पर यामिनी के साथ रहते रहते वो नफरत अपने आप मिटने लग गई थी। रतनपाली फिर कहता है, बहुत हवस भरी है ना उस यक्षिणी के अंदर, मैं उसकी सारी हवस मिटा दूंगा। युग बड़बड़ाता है, ये अंकल जी को भी ना पता नहीं बुढ़ापे में क्या भूत सवार हो गया। यहाँ पर बॉडी के सारे नट ढीले पड़े हुए हैं और ये है कि यक्षिणी की हवस मिटाने चले हैं, ये जानते हुए भी कि इनसे कुछ नहीं होने वाला है। रतनपाली कहता है, तुमने कुछ कहा बेटा? युग बात को बदलते हुए कहता है, हाँ अंकल जी मैंने कहा मैं निकलता हूँ, वो मेले में डांस कर करके बहुत थक गया हूँ इसलिए नींद आ रही है। अच्छा ठीक है बेटा, पर मिलते रहना। तुम तो मुझसे मिलते ही नहीं हो, पता नहीं क्या नाराजगी है तुम्हें हमसे। इतना कहकर रतनपाली ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो धड़ाम से रेत पर गिर पड़ता है। उसके पसीने से भरे चेहरे पर रेत चिपक जाती है। रतनपाली के गिरते ही युग उसे उठाने लग जाता है। अरे अंकल जी आप ठीक तो है ना? रतनपाली उठने की कोशिश करते हुए कहता है, अरे कमर टूट गई रे मेरी तो। रे रतनपाली उठने की कोशिश तो करता है पर उठ नहीं पाता है। युग घबराते हुए कहता है, अंकल यदि ज्यादा दर्द हो रहा है तो मैं किसी को मदद के लिए बुलाऊं क्या? रतनपाली युग को मना करते हुए कहता है, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, इतनी कमजोर भी नहीं है मेरी हड्डियां, ये दर्द तो अभी चले जाएगा। इतना कहकर रतनपाली शराब की बोतल को लेटे लेटे ही अपने मुंह से लगाता है, एक दो घूंट पीता है और झट से रेत पर से उठकर बैठ जाता है। युग को रतनपाली के पास से शराब की बहुत गंदी गंध आ रही थी, इसलिए वो अपने दोनों हाथों से चुपके से अपनी नाक बंद करने लग जाता है। रतनपाली युग से कहता है, तुम ना युग बेटा बहुत अच्छे हो, अपने पिता की तरह। वो भी तुम्हारी तरह थे, हमेशा दूसरों की मदद करते रहते थे। मुझे जब पता चला था ना कि तुम आए हो, मैं उसी वक्त तुमसे मिलने आने वाला था, पर। इतना कहकर रतनपाली चुप हो जाता है। युग हैरानी के साथ पूछता है, पर क्या अंकल जी? पर उस दिलीप के कारण नहीं आ पाया। अगर उसे पता चलता कि मैं तुमसे मिलने आया हूं तो वो बहुत ही गुस्सा करता। वो ना जलता है बहुत तुमसे, तुम्हारे पिता से भी जलता था और तुमसे भी जलता था।
युग रतनपाली के पास ही बैठने लग जाता है ताकि उसको अपनापन लगे और रतनपाली उसको और राज की बात बताए। युग रतनपाली से पूछता है, बड़े पापा मेरे पापा से जलते थे, पर क्यों? रतनपाली दिलीप के खिलाफ भी युग के कान भरना शुरू कर देता है। रतनपाली कहता है, ये तो नहीं पता मुझे कि दिलीप लेखक बाबू से क्यों जलता था, पर हाँ वो कारण हो सकता है। युग हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, कौन सा कारण अंकल जी? तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में नहीं पता क्या? क्या नहीं पता? अरे यही कि तुम्हारे मम्मी पापा की, वो क्या बोलते थे इंग्लिश में, हाँ लव मैरिज, वो ही हुई थी। तुम्हारे पापा जब गांव लौटे थे तो शहर से शादी करके आए थे। हो सकता है कि यही बात दिलीप को पसंद नहीं आई हो और वो लेखक बाबू को पसंद नहीं करता हो। युग एकचित होकर रतनपाली की सारी बातें सुन रहा था। पर नहीं, ये बात भी नहीं हो सकती है, क्योंकि जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब तो लेखक बाबू अपनी पत्नी के साथ गांव में एक आध हफ्ता रुक कर गए थे, तब तो सब ठीक था। तुम्हारे पापा तो बहुत अच्छे इंसान थे, पर तुम्हारी माँ। शराब के नशे में होने के कारण रतनपाली आधी अधूरी बातें कर रहा था और उसे पूरा किए बिना ही दूसरी बात शुरू कर देता था। युग रतनपाली से पूछता है, पर मेरी माँ क्या अंकल जी? तुम्हारी माँ ठीक नहीं थी, तुम्हारी माँ ने अच्छा नहीं किया था। मेरी माँ ने क्या अच्छा नहीं किया था अंकल जी? रतनपाली युग की बात को काटते हुए कहता है, हाँ हो सकता है तुम्हारी माँ की उस हरकत की वजह से ही दिलीप लेखक बाबू से नफरत करने लग गया हो। मेरी माँ की किस हरकत की वजह से अंकल जी? मेरी माँ ने ऐसा क्या किया था? वो तुम्हारी माँ ने ठीक नहीं किया था। यही बड़बड़ाते हुए रतनपाली शराब के नशे में धुत हो जाता है और रेत पर ही बेहोश हो जाता है। युग रतनपाली को उठाते हुए कहता है, उठिए अंकल जी, मुझे बताइए मेरी माँ ने क्या ठीक नहीं किया था, उठिए बताइए मुझे। युग रतनपाली को उठाने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं उठता है। युग सोच में पड़ जाता है कि मेरी माँ ने ऐसा क्या किया था जिसके कारण मेरे पापा और बड़े पापा के बीच दुश्मनी हो गई। माँ ने मुझे और पापा को तो अलग किया ही था, पर क्या पापा और बड़े पापा को भी अलग किया था? माँ ने आखिर ऐसा क्या किया था, या फिर ये रतन अंकल नशे में कुछ भी बोले जा रहे थे? पर नशे में तो इंसान सिर्फ सच ही बोलता है। यही सब सोचते हुए युग ग्रेवयार्ड कोठी जाने के लिए किश्नोई नदी पार करने लग जाता है। इस तरफ तहखाने के अंदर रजनी और अमोदिता ने कर्ण पिशाचनी साधना करने की सारी तैयारी कर ली थी। दोनों कर्ण पिशाचनी साधना करने के लिए तैयार बैठी थी। अमोदिता और रजनी दोनों ही पालकी मारकर एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। उन दोनों के बीच में एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था जिस पर मिट्टी लगी हुई थी। उसी पत्थर के ऊपर एक दीपक रखा हुआ था जो इस वक्त बुझा हुआ था। अमोदिता और रजनी ने पहली बार टोना करते वक्त लाल रंग के कपड़े पहने थे। ये बात अमोदिता को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। उससे रहा नहीं जाता और वो अपनी माँ से पूछ ही लेती है, माँ एक बात बताओ, तुम टोना करते वक्त तो हम काले कपड़े पहनते हैं ना हमेशा? तुमने ही तो कहा था कि काले कपड़े ज्यादा आकर्षित करते हैं बुरी शक्तियों को, फिर तुमने आज मुझे ये लाल कपड़े पहनने के लिए क्यों बोले? रजनी अमोदिता के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, वो इसलिए क्योंकि कर्ण पिशाचनी को रक्त पसंद है और रक्त लाल रंग का होता है। उसे लाल रंग से बहुत लगाव है। लाल कपड़े पहनने से वो जल्दी प्रसन्न होती है। एक बात बता, तूने अंदर भी लाल कपड़े ही पहने हैं ना? अमोदिता अपना सिर खुजाते हुए पूछती है, अंदर भी लाल कपड़े पहने हैं मतलब? रजनी चिढ़ते हुए कहती है, अरे नालायक लड़की, मतलब ये कि अंदर कपड़े पहनती है या नहीं, या बस सूट पहनकर आ गई? अमोदिता हड़बड़ाहट के साथ कहती है, हाँ पहने हैं माँ, लाल रंग के ही पहने हैं। बढ़िया है, अब मेरी बात गौर से सुनना। 7वीं सदी के नीलामत पुराण के अनुसार कश्मीर के बीहड़ इलाकों में 2 जातियां रहा करती थी। पहली जाति थी नागा और दूसरी जाति थी पिशाच। पिशाच पुरुष थे तो पिशाचनी स्त्री। पिशाच और पिशाचनियों को अंधेरे में रहना ज्यादा पसंद होता है। जिस प्रकार हम इंसानों के अनेक रूप होते हैं, उसी प्रकार पिशाचनियों के भी अनेक रूप होते हैं, जिनमें स्वर्ण पिशाचनी, काम पिशाचनी, भोग पिशाचनी, दिव्य पिशाचनी, कर्ण पिशाचनी मुख्य हैं। इन सभी को सिद्ध करने की अलग अलग साधनाएं हैं। अमोदिता अपनी नजर रजनी पर गड़ाए हुए थी और गहराई के साथ उसकी सारी बातें सुन रही थी। रजनी आके कहती है, कर्ण पिशाचनी के पास कई दिव्य शक्तियां होती हैं। कर्ण पिशाचनी के पास एक ऐसी अलौकिक ताकत होती है जिसकी मदद से उसके पास हमारे हर सवाल का जवाब मौजूद होता है। इस विद्या को पिशाच विद्या या नेक्रोमेंसी विद्या भी कहा जाता है। अमोदिता बीच में ही रजनी को टोकते हुए कहती है, माँ यदि कर्ण पिशाचनी के पास हमारे हर सवाल का जवाब मौजूद होता है तो हम उससे ये भी पूछ लेंगे कि मेरी युग जी से शादी होगी या नहीं। अगर वो कह देगी कि नहीं होगी तो हम युग जी पर जादू टोना करना बंद कर देंगे और मेरे लिए दूसरा लड़का देख लेंगे।
रजनी गुस्सा करते हुए कहती है, अरे नालायक कर्ण पिशाचनी बस हमें किसी का अतीत और वर्तमान बता सकती है, भविष्य नहीं। अगर कोई साधना भविष्य बता सकती तो ये दुनिया कब की पलट जाती। याद रखना, कर्ण पिशाचनी सिर्फ अतीत और वर्तमान के ही सवालों का जवाब देगी, उससे कोई फालतू सवाल मत पूछना। अरे मैं भी ये क्या बोल रही हूँ, पूछना नहीं सोचना। अमोदिता मुंह बनाते हुए बोलती है, सोचना मतलब माँ? मतलब ये कि मन में सोचना, कर्ण पिशाचनी से बात करने की जरूरत नहीं होती है। हम मन में जो सवाल सोचते हैं वो खुद हमारे कान में आकर उसका जवाब पैसा की भाषा में दे देती है। अमोदिता बिचकते हुए कहती है, माँ ये पैसा की भाषा कौन सी होती है? भूतों की भाषा को पैसा की भाषा कहा जाता है। इस बात को इस्लाम ने भी अपनाया है। इस्लाम धर्म में भी कई तरह के चिन्ह पैसा की भाषा में ही मिलते हैं। पर माँ मुझे तो पैसा की भाषा आती ही नहीं, फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि कर्ण पिशाचनी ने क्या जवाब दिया? अरे उसकी फिक्र मत कर, कर्ण पिशाचनी उसी भाषा में जवाब देती है जिस भाषा में हम उससे सवाल पूछते हैं। एक और बात, जब कर्ण पिशाचनी हमारे कानों में जवाब देती है तो उस वक्त हमारे कानों से हमारी शरीर की ऊर्जा भी खींच लेती है, और यदि लगातार सवाल पूछते गए तो कानों के जरिए ही हमारा रक्त भी पी लेती है। इसलिए सवाल सिर्फ मैं पूछूंगी, तू कुछ मत पूछना। पहले तो अमोदिता रजनी की खून पीने वाली बात सुनकर डर जाती है, पर थोड़ी ही देर बाद बड़ी हिम्मत से पूछती है, पर माँ फिर तो आपको ही जवाब सुनाई देंगे, मैं तो कर्ण पिशाचनी की आवाज भी नहीं सुन पाऊंगी। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। भूल गई हम दोनों सौदाइन हैं, तो इसका फायदा तो होगा ही ना हमें। हम दोनों ही उसकी आवाज सुन पाएंगे और सवाल भी पूछ सकेंगे। पर पहले ही मैं कह चुकी हूँ, बस मैं सवाल पूछूंगी, तू नहीं। रजनी की बात सुनकर अमोदिता का छोटा सा मुंह हो जाता है। अमोदिता मन ही मन बड़बड़ाती है, ये माँ ना जब देखो होशियारी झाड़ती रहती है, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, मुझे तो कभी कुछ करने ही नहीं देती। रजनी चिढ़ते हुए कहती है, वो इसलिए क्योंकि मैं होशियार हूँ और तू नालायक। तू शायद भूल रही है मैं सौदाइन हूँ और मैं तेरे मन की बात सुन सकती हूँ। अमोदिता हंसते हुए बात को टालने के लिए कहती है, अरे माँ मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम तो जानती हो मुझे। रजनी मुंह बनाते हुए कहती है, मैं अच्छे से जानती हूँ तेरा मजाक। याद रखना, कोई गलती हुई तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं क्या, कर्ण पिशाचनी ही तुझे नहीं छोड़ेगी। अगर कोई भी गलती होती है उसकी साधना में तो वो उसी पल अपने साधकों की जान ले लेती है। अमोदिता अपनी जगह से उठते हुए कहती है, माँ तो फिर आप ही करो ये साधना, मैं नहीं करने वाली, मैं जाती हूँ। रजनी गुस्से से कहती है, चुपचाप बैठी रह, सौदाइन बनना है या नहीं? अमोदिता को मन तो हो रहा था कि वो वहां से उठकर चली जाए। उसे अपनी जान ज्यादा प्यारी थी, पर वो जानती थी कि वो फंस चुकी है। रजनी उसे वहां से जाने नहीं देने वाली। अमोदिता वापस से अपनी जगह पर बैठ जाती है। रजनी एक लंबी आह भरने के बाद कहती है, जिस प्रकार पिशाचनियों के अलग अलग प्रकार होते हैं, उसी तरह उनकी साधना करने के भी कई प्रकार होते हैं। कर्ण पिशाचनी साधना ही करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ साधनाएं 21 दिनों की होती हैं तो कुछ 11, पर हम सौदाइन हैं तो ये आज रात में ही सिद्ध हो जाएगी। रजनी फर्श पर रखा पीतल का लोटा उठाती है और अमोदिता को देते हुए कहती है, ये ले, इससे आचमन कर ले पहले। अमोदिता अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, माँ ये आचमन क्या होता है? सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।